Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss biology from 10th class, second lecture about genetics. लास्ट टाइम जो है स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था डीएनए का जो मॉडल था, सम डेफिनेशन थी अबाउट जेनेटिक्स. आज जो है वो हम मेंडल्स लॉ जो है वो डिस्कस करेंगे. तो मेंडल्स लॉ को भी डिस्कस करने से पहले जो है हम कुछ डेफिनेशन जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहेंगे. तो उनको जो है वो वन बाय वन हम जो है डिस्कस करेंगे. फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे हैं, जीन्स एंड अलील. जीन्स और अलील्स क्या होते हैं? जीन्स इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए which consist or which contain information or instruction for the synthesis of protein. डीएनए का वो पार्ट है, जीन्स डीएनए का पार्ट है जो एक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए. यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं क्लियर लिखता हूँ. अ पार्ट ऑफ डीएनए which consist इंस्ट्रक्शन. ये इंस्ट्रक्शन जो है ये स्पेसिफिक इन नेचर होगा, स्पेसिफिक फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए सेल के अंदर जो है वो जीन्स जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जीन्स के अंदर जिस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी उसी तरह की प्रोटीन जो है वो बनेगी. तो जितनी भी डिजीज़ जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड होती हैं, अगर जो है इनकी ट्रीटमेंट जो है वो देखी जाती है तो बिहाइंड उसके जेनेटिक मेकअप देखा जाता है. ठीक है, यानी उसके जीन्स लेवल पे जाके उसकी सेटिंग होती है. अगर वो रिपेयर करना हो तो रिपेयर होता है, रिमूव करना हो तो रिमूव हो जाता है. ठीक है, तो जीन्स एक्चुअली वो पार्ट है डीएनए का जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो है को कंट्रोल कह लो करता है कि प्रोटीन जो है बनाता है. इसके अंदर जिस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, जिस तरह की प्रोटीन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो जिस तरह की इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर स्टोर होगी तो बिल्कुल उसी तरह की प्रोटीन जो है वो बनेगी. तो जीन्स जो है वो हमेशा पेयर की सूरत में क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है और एक क्रोमोसोम तकरीबन 1000 जीन्स है कंसिस्टिंग होता है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर 1000 की तादाद में जीन्स है वो मौजूद होते हैं. और दूसरी बात है कि जीन्स जो है हमेशा पेयर सूरत में मौजूद होती है, यानी क्रोमोसोम के पेयर जो बनते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीज़न जो है, जब मियोसिस हो रही होती है तो क्रोमैटिन मटेरियल जो है डीकंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम की सूरत में आ जाता है, तो वो क्रोमोसोम के पेयर बनते हैं. तो तकरीबन ह्यूमन जेनेटिक्स मेकअप के अंदर जो है 23 पेयर जो है वो बनते हैं क्रोमोसोम के. अगर एक पेयर की बात करें, एक पेयर के ऊपर जो है जीन्स की अटैचमेंट देखें कि जीन्स लगे होते हैं, तो जीन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक जो है वो पेयर ही काफ़ी है. कि फॉर एग्जांपल मैं इधर ड्रा करता हूँ. यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम ये ड्रा किए, इसके ऊपर जो है ये जीन्स मैं लिखता हूँ. यहाँ पे एक जीन्स जो है ये लगा है. ठीक है, ये मैंने जीन्स की 2 फॉर्म जो है वो लिखी है यहाँ पे, और 2 पोजीशन, एक ये वाली और एक ये वाली. तो मैंने बोला था कि जीन्स जो है हमेशा पेयर की सूरत में होता है. तो एक जीन्स जो है एक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, यानी एक ख़ास किस्म की खसूसियात को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो ये मैंने लिखा है कि एक जीन्स का पेयर लिखा है इधर. तो ये जीन्स था. अब ये क्रोमोसोम है पूरा, इसके ऊपर वो पोजीशन जिसके ऊपर ये जीन्स अटैच होता है उस पोजीशन को हम नाम देते हैं, उस पोजीशन को नाम देते हैं लोकाई का. ठीक है, लोकाई. सिंगुलर के लिए लोकस आएगा, इधर मैं लिख देता हूँ. लोकाई. ठीक है, और सिंगुलर को क्या बोलेंगे? लोकस बोलेंगे. यानी एक
जीन्स के एक पार्ट की जो पोजीशन होगी क्रोमोसोम के ऊपर, उसको लोकस बोलेंगे। तो ये जो हमने एक को अब जीन्स का नाम दे दिया, तो इसकी अल्टरनेट फॉर्म जो है दूसरे क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर जो मौजूद होती है, जैसे अगर इसको हम नाम देते हैं ये जीन्स हैं, तो इसका जो दूसरा पेयर होना है यानी दूसरा पार्ट होना है जो जिसको अल्टरनेटिव फॉर्म बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अलील। अलील की डेफिनेशन इधर लिखता हूँ। अलील क्या होते हैं? एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म जो है हम उसको नाम देते हैं अलील का, ठीक है। यानी जीन्स है एक दो पेयर के ऊपर, दोनों को जीन्स भी बोल सकते हैं लेकिन अलील के कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाना है कि एक ही जीन्स के पेयर जो हैं, एक को जीन्स कहते हैं, जीन कहते हैं, दूसरे को अलील का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये अलील जिस पोजीशन पे क्रोमोसोम के जिस पार्ट पे यानी जिस जगह पे मौजूद होता है उसको हम लोकाई का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जीन्स और अलील के बारे में। इसके अलावा जो है फिनोटाइप है और साथ इसके जीनोटाइप। सबसे पहले जो है वो फिनोटाइप को डिफाइन कर लेते हैं। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप जो है एक्चुअली इज़ अ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ जीन्स। जीन्स का जो एक्सप्रेशन होता है, जो एक्सप्रेशन मतलब एक जीन्स है, हम बात करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारी आइज़ का कलर है, तो इसको कंट्रोल, आइज़ के कलर को कंट्रोल करने के लिए बिहाइंड इट जो है जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमारा जो जेनेटिक मेकअप होगा उसके अंदर जीन्स जो है वो मौजूद होते हैं। वो जो जीन्स का मेकअप है, वो जो कम्बिनेशन होगा जीन्स का, उसको हम नाम देते हैं जीनोटाइप का। लेकिन उस जीनोटाइप की वजह से जो उसकी ज़ाहरी एक्सप्रेशन होगा, जो हमें फिज़िकली नज़र आएगा, तो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ अ जीन्स, फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ अ जीन्स। फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ जीन यानी जीन्स की जो फिज़िकल एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, फिज़िकल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन्स। फिज़िकल एक्सप्रेशन जो एक जीन्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, फिज़िकली हमें जो नज़र आ रहा है, तो हम उसका नाम दे देते हैं फिनोटाइप का, ठीक है। और इस जीन्स की जो खसूसियत है, ये जो फिज़िकल खसूसियत जो थी हमें नज़र आ रही, जैसे हमारी ये पूरी एक होल इंसान जो है आपके सामने ऑर्गेनिज़म जो है वो नज़र आते हैं हमें, तो ये जितनी भी हमें बॉडी के ऊपर जो है वो खसूसियत नज़र आती हैं वो सारी फिनोटाइप में शामिल होंगी। और इन सारी खसूसियत को कंट्रोल करने के लिए पीछे जो जेनेटिक मेकअप होगा, जो जीन्स का कम्बिनेशन होगा, हम उसको नाम देते हैं जीनोटाइप का। तो जीनोटाइप यहाँ पे लिखता हूँ। combination of gene, combination of genes, जीन्स का जो कम्बिनेशन है, जो जेनेटिक मेकअप होगा, तो हम उसको नाम देते हैं फिनोटाइप का, ठीक है। फिनोटाइप जो है ये दो तरह की हो सकती है, यहाँ पे इसकी टाइप लिखता हूँ। होमोजाइगस जीनोटाइप और दूसरी है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है। होमोजाइगस जीनोटाइप और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। होमोजाइगस जीनोटाइप का मतलब है ऐसी जीनोटाइप जिसमें जीन्स का पेयर यानी जीन्स के पेयर के दोनों जो अलील हैं वो सेम फेज में यानी आइडेंटिकल होंगे,
आइडेंटिकल फॉर्म में होंगे दोनों, वो मे बी डोमिनेंट फॉर्म में हो या रिसेसिव फॉर्म में हो, लेकिन होने सेम चाहिए, आइडेंटिकल इन नेचर होने चाहिए। तो जो डिफरेंट होंगे जीन्स का, यानी जीन्स का ऐसा पेयर जिसमें दोनों अलील जो है वो डिफरेंट होंगे, तो हम उसको नाम देते हैं हेट्रोजाइगस फॉर्म का। पेयर ऑफ जीन्स इन विच टू आइडेंटिकल alleles are present, और हेट्रोफॉर्म में जो है पेयर ऑफ जीन्स in which two different alleles of gene pair are present, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप और हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस में ये फ़र्क था कि जीनोटाइप, दोनों जीनोटाइप की ही टाइप्स हैं। होमोजाइगस फॉर्म में दोनों जीन्स के पेयर जो है वो आइडेंटिकल नेचर में होंगे, जबकि हेट्रोजाइगस फॉर्म में जो है वो दोनों डिफरेंट होंगे। इसमें एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये दो मैंने जीन्स, ये एक जीन्स पेयर लिखा है, ठीक है, ये दोनों जो है आइडेंटिकल है, ये डोमिनेंट फॉर्म में, और ये दोनों जो है वो रिसेसिव फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो लेकिन है आइडेंटिकल जीन्स हैं, ठीक है। लेकिन इस तरफ हेट्रोजाइगस फॉर्म में क्या होगा कि जीन्स पेयर तो लिखा है लेकिन हेट्रो फॉर्म में होगा, यानी एक जो है वो कैपिटल, एक जो है वो स्मॉल होगा। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं, क्लियर करेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव अलील क्या होते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील ऐसा अलील का पेयर या ऐसा अलील होगा जो दूसरे जीन्स के पेयर की, यानी दूसरे जीन्स का जो फॉर्म है, दूसरा पार्ट जो है, उसकी जो फिज़िकल एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस कर देगा। डोमिनेंट अलील का मतलब है अलील यानी जीन्स पेयर का वो पार्ट जो दूसरे जीन्स पेयर के दूसरे जीन्स पार्ट के जो फिज़िकल एक्सप्रेशन होगा उसको सप्रेस करेगा, उसकी नेचर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी उसके जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल नहीं करेगा, सिर्फ उसकी जो ज़ाहरी जो प्रॉपर्टी होगी, जो उसकी ज़ाहरी कह लें कि शक्ल होगी, जो भी जिस सूरत में भी वो ज़ाहिर होना चाह रहा है, जैसे आइज़ का कलर हो गया या फिर नोज़ की शेप होगी, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो है उसको डोमिनेंट अलील सिर्फ दूसरे अलील को सिर्फ सप्रेस करता है। ठीक है, तो जो सप्रेस होता है वो रिसेसिव फॉर्म हो जाती है जीन्स की, और जो गालब होता है यानी जो एक्सप्रेस हो जाता है, जो ज़ाहिर हो जाता है, वो डोमिनेंट अलील होता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं कि एक एल्बनिज़म जो है, एल्बनिज़म रिसेसिव फॉर्म की जो है वो एग्जांपल है, यानी एल्बनिज़म जो है ये रिसेसिव
एक तरह की डिज़ीज़ कह लो कि एक्सप्रेशन होता है जीन्स का, जिसको हम डिज़ीज़ का नाम देते हैं कि जी एल्बिनिज़म है, एल्बिनो चाइल्ड बनते हैं। उसमें क्या होता है कि कलर पिगमेंट्स है वो प्रॉपरली जो है वो नहीं होते, ठीक है, एबनॉर्मल होते हैं। तो इसकी एल्बिनिज़म की एग्जांपल फॉर एग्जांपल के जी हम इसके जीन्स के एक्सप्रेशन को इस तरह लिखेंगे कि अगर हम एल्बिनिज़म के जीन्स जिसकी वजह से कलर पिगमेंट नहीं बनता तो हम उसके जीन्स को फ़र्ज़ करें शॉर्ट ए से लिखते हैं। तो मैंने बोला है कि ये रिसेसिव फॉर्म है, एल्बिनिज़म जो है, एल्बिनिज़म जो है ये रिसेसिव फॉर्म यानी डिज़ीज़ है, रिसेसिव फॉर्म में होती है, यानी उसमें दोनों जेनेटिक मेकअप जो है वो शॉर्ट होंगे, यानी रिसेसिव फॉर्म में होंगे। तो अगर इस तरह हुआ तो इसमें कलर जो है वो हमारी बॉडी का नॉर्मल कलर जो है वो बनेगा, ठीक है। अगर इस तरह हुआ तो भी नॉर्मल बॉडी का कलर जो है वो बनेगा, यानी एबनॉर्मल नहीं होगा बल्कि नॉर्मल कंडीशन होगी। तो डोमिनेंट में इस तरह होगा और रिसेसिव में इस तरह। तो ये एल्बिनिज़म होगी, ये एल्बिनिज़म नहीं होगी, ये नॉर्मल जैसे हमारा कलर जो है स्किन कलर होता है, ठीक है। और ये हेटेरोजाइगस फॉर्म है, इसमें भी क्योंकि एल्बिनिज़म जो है ये रिसेसिव डिज़ीज़ है, तो रिसेसिव यहाँ पे रिसेसिव जो है एक्सप्रेस नहीं होगा, यहाँ पे डोमिनेंट जो है एक्सप्रेस करेगा। तो इसलिए हेटेरोजाइगस फॉर्म में जो है वो एल्बिनिज़म जो है वो नहीं होती बल्कि डोमिनेंट कंडीशन होती है जिसमें कलर जो है वो नॉर्मल बनता है। तो अब जो है हम जो है मेंडल के लॉ जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। मेंडल के लॉ जो है वो एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो मेंडल के बारे में है कि मेंडल जो है एक प्रीस्ट था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी एक पादरी था और गार्डनर भी, ऐसा गार्डनर काम भी करता था। तो उसके अपने ही गार्डन में जो उसने मतलब लिटरेचर के अंदर आता है कि अपने ही गार्डन में कुछ प्लांट थे जिनके ऊपर उसने काम किया था। तो मेंडल ने जो है पी प्लांट के ऊपर जो काम किया, क्यों किया, कैसे किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तो उसने किए, लेकिन क्यों किया और मेंडल ने जो है पी प्लांट सेलेक्ट क्यों किया, इसके बारे में जो थी इंफॉर्मेशन वो उसके एक्सपेरिमेंट से शो हुई। यानी मेंडल ने जो जेनेटिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल जो थे इंट्रोड्यूस करवाए, जो डेवलप करवाए थे, उसमें जो जानदार जो ऑर्गेनिज़म जिसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट शो करवाए थे वो पी प्लांट था। यानी पी प्लांट उसने सेलेक्ट क्यों किया, ये क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में कि वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट या वाई पी प्लांट विल बी सिलेक्टेड, क्यों हुआ था सेलेक्ट, क्यों हुआ था पी प्लांट जो है। तो पी प्लांट की कुछ खसूसियात जो है वो आपके बुक पे लिखी हुई हैं कि पहली बात तो ये है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो मतलब प्लांट यानी ऑर्गेनिज़म सेलेक्ट किया उसके अंदर डिफरेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, ट्रेड्स, जिनको हम ट्रेड्स का नाम देते हैं, तो वो मौजूद होनी चाहिए। यानी ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसा ऑर्गेनिज़म जिसके अंदर बहुत सारी खसूसियात जो है एक ही टाइम पे मौजूद होंगी, तो हम जेनेटिक्स के अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिज़म को यूज़ करते हैं। तो ये जब बाय गॉड जो है इस तरह हुआ उसके साथ के किस्मत जो थी मतलब अच्छी थी, कह लें कि उसने जिस ऑर्गेनिज़म यानी पी प्लांट के ऊपर काम किया उसी पी प्लांट में बहुत सारी खसूसियत जो थी वो शामिल थी एक ही टाइम पे। यानी अगर बात की जाए जो डिफरेंट ट्रेड्स थी तो उसमें कंट्रास्टिंग पेयर भी मौजूद थे। ये पॉइंट्स हैं इनके कि वाई पी प्लांट सेलेक्टेड, क्यों पी प्लांट जो है वो सिलेक्ट हुआ था। कि पहली बात थी कि पी प्लांट के अंदर डिफरेंट ट्रेड्स जो है वो मौजूद होते हैं। दूसरी बात है कि वो जो ट्रेड्स डिफरेंट ट्रेड्स हैं वो हों भी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर फॉर्म में, यानी उसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो मौजूद होनी चाहिए। जो तो पी प्लांट के अंदर जो है वो तकरीबन लिटरेचर में लिखा है कि 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो है वो मौजूद हैं। तो वो जो 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो थे उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और थर्ड वन लास्ट जो इसकी बात थी कि पी प्लांट का लाइफ टाइम जो था यानी लाइफ साइकिल जो था वो शॉर्ट था, शॉर्ट ड्यूरेशन था, जल्दी जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो उसका रिज़ल्ट मिल गया था। तो मेंडल ने जो ये लॉ पेश किया था तो सिर्फ मटर यानी ऑर्गेनिज़म की नेचर की वजह से इसके मेंडल जो है वो सक्सीड नहीं हुए थे, लॉ जो सक्सीड नहीं हुए थे, बल्कि
अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी रेशो जो है इसकी वो भी ठीक आई थी, यानी जो रिज़ल्ट वो लेना चाह रहा था वही आया। तो ये इस वजह से नहीं कि पी प्लांट था, बल्कि और स्टैटिस्टिकल अगर देखें तो उसका एनालिसिस का भी आंसर जो था वो ठीक रहा। तो इसलिए पी प्लांट को फर्दर जो है वो एक्सपेरिमेंट में किया गया। तो मेंडल को ये शोहरत जो थी वो उसके बिल्कुल मरने के बाद जो है वो मिली है। तो साइंटिस्ट ने जो है उसके ऊपर वर्क किया काफ़ी। तो उन्होंने जो है वो बताया कि मेंडल ने जो लॉ जो पेश किए थे, जो भी जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन थी वो करेक्ट थी। तो मेंडल की लॉ जो है वो, अब हम इसको वो पी प्लांट के जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है वो मैं लिख देता हूँ इधर। जब लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आपने, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन था कि वाई पी प्लांट विल सेलेक्ट, क्यों होगा या क्यों होता है पी प्लांट, क्यों मतलब सेलेक्ट किया मेंडल ने। तो उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन आपने ये पॉइंट्स लिख देने हैं। तो उसके अलावा जो है अगर शॉर्ट क्वेश्चन में है कि आपने 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो है वो ड्रा करें, यानी ड्रा करने का मतलब उसके बारे में लिखें, तो आपको लिखने होंगे 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। वो मैं लिख देता हूँ इधर। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, पहला पॉइंट था, पहला कंट्रास्ट पेयर था सीड शेप, ठीक है। दूसरा था सीड कलर, तीसरा था फ्लावर कलर, इसी तरह नंबर 4 था फ्लावर पोजीशन, और इसी तरह पोड शेप थी, और इसी तरह पोड कलर होगा। और लास्ट वन पे 7 नंबर पे है इसकी हाइट, यानी प्लांट की हाइट क्या थी, ठीक है। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है, यानी सीड शेप किस तरह की हो सकती है, सीड कलर जो है वो किस तरह का हो सकता है, फ्लावर कलर जो है वो किस तरह का हो सकता है, और इसकी पोजीशन जो है वो किस तरह हो सकती है। और फ्लावर पोजीशन के साथ जो है पोड शेप और इसकी पोड कलर जो, और लास्ट वन पे हाइट है। तो सीड शेप में कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ये है कि सीड शेप जो है वो राउंड भी हो सकता है, रिंकल भी हो सकता है, यानी 2 फॉर्म होगी, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। इधर लिख देता हूँ। राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। इसी तरह सीड कलर होगा येलो एंड ग्रीन, और इसी तरह फ्लावर कलर जो है वो पर्पल और वाइट होगा, और इसी तरह फ्लावर पोजीशन जो है वो 2 पोजीशन बनती है, एक्सियल पे और टर्मिनल पे। और इसके साथ जो है पोड की शेप जो पोड की थी ये इसके साथ है, इधर लिख देता हूँ इधर। यहाँ पे पोड शेप थी, और यहाँ पे पोड कलर है। पोड शेप की 2 फॉर्म थी, फ्लैट और कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी झुर्रीदार। सीधा भी पोड, यानी जो फली है मटर की फली जो होगी तो वो फ्लैट भी हो सकती है और कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। इसके साथ जो है वो पोड का कलर जो है वो उसी तरह येलो कलर में भी होती हैं और ग्रीन कलर में भी हो सकती है। और लास्ट वन पे जो हमने लिखी थी हाइट के बारे में, कि पी प्लांट की हाइट जो है वो शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है और शॉर्ट।
ठीक है, तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर थे। अब जो है हम डिस्कस करते हैं मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ जो है आपकी बुक के ऊपर 2 लॉ जो है वो पेश किए मेंडल ने, रिस्पेक्टिवली हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट होना, यानी जब गमेट फॉर्मेशन होती है जीन्स, क्योंकि हमें पता है कि जीन्स है वो पेयर फॉर्म में होते हैं, तो ड्यूरिंग सेल डिवीज़न जब मियोसिस हो रही होती है, गमेट्स फॉर्मेशन होनी होती है, तो जीन्स पेयर्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग इस तरह होते हैं कि एक जीन्स का पेयर, एक पेयर में से एक जीन्स है, यानी एक पेयर जीन्स का जो है उसमें से एक एलील जो है वो एक गैमेट में जाता है, दूसरा जो है वो दूसरे में जाता है। तो इस तरह जब दोनों पेरेंट्स जो है वो यूनाइट होते हैं तो उनमें जाइगोट यानी फर्टिलाइजेशन होती है। तो दोनों, एक पेरेंट्स है वो दोनों के गमेट्स का एक एक अलील पेयर में से एक एक अलील जो है वो रिसीव होता है, यानी एक गमेट पेरेंट से आएगा, एक जो है वो एक मेल से आएगा, एक फीमेल से आएगा। तो उनके पीछे जब वो गमेट्स फार्मेशन हो रही होती है, तो गमेट्स फार्मेशन में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिस तरह हाफ होते हैं, उसी तरह जीन्स के पेयर भी हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो वो पेरेंट्स के अंदर जब यूनाइट होते हैं, जब जाइगोट बनता है, तो दोनों दोबारा अगेन जो है वो पेयरिंग होती है। ठीक है, यानी गमेट फार्मेशन जब दोबारा मिलते हैं, गमेट मिलते हैं, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में जो क्रोमोसोम के जो पेयर हैं वो दोबारा पेयरिंग हो जाती है, एक मेल से एक फीमेल से। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो मैं लिख देता हूँ। इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिखता हूँ। In organism, genes are present in pair form during gamete formation during gamete formation gene from its pair separate or segregate. In this way, each gamete receive only one gene and form a zygote by the union of male and female gametes। ये डेफिनेशन है
आपकी बुक पे जो है प्रॉपर वर्डिंग में लिखी होगी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब यही है सिंपली कि ड्यूरिंग सेल डिवीज़न जो है, जब सेल डिवाइड होना होता है तो ज़ाइगोट फार्मेशन जब होती है, उससे पहले जो मियोसिस होती है, तो उस दौरान जो है गैमेट्स जो है वो इस तरह बनते हैं कि जीन्स के पेयर जो है वो सेपरेट होते हैं। यानी 23 पेयर हैं तो वो सेपरेट हो गए, 23 क्रोमोसोम एक साइड पे, इस तरह रैंडमली हर एक का जोड़ा जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो इसी तरह मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो है वो गमेट्स पेयरिंग जो है वो सेपरेट होती है, गमेट्स बनते हैं। वो गमेट्स अगेन जब मेल और फीमेल यूनाइट होते हैं तो उनके अंदर जो ऑफस्प्रिंग के लिए यानी ज़ाइगोट जो बनता है, तो ज़ाइगोट अगेन जो है वो रिसीव कर लेता है पेयर फॉर्म, यानी एक जोड़े का, एक जीन्स का एक फॉर्म जो है मेल से आएगा, इसी तरह दूसरा फीमेल से। तो वो पूरा कंप्लीट जो है सेटअप जो है, कंप्लीट जेनेटिक मेकअप जो है अगेन पेयर फॉर्म में 23 पेयर जो हैं वो बन जाएंगे। तो ये थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल ने पेश किया वो पी प्लांट के ऊपर। तो पी प्लांट को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसने जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो प्रपोज किया था, यानी डिस्कस किया था उसने कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। कि मोनोहाइब्रिड का मतलब है यानी हाइब्रिड फार्म तो बनेगी लेकिन मोनो मीन एक खसूसियात उसने डिस्कस की है। मोनो करैक्टर जो है यानी एक खसूसियत को, अगर एक ऐसा क्रॉस जिसमें एक खसूसियत को डिस्कस किया जाए, स्टडी किया जाए, तो हम उसको नाम देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था उसने यूज़ किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था उसने किया, तो उसकी मैं एक्सप्रेशन जो है वो ड्रा करता हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है इसमें हम जो है वो अक्रॉस इन विच वन करैक्टर आर ट्रेट करैक्टरिस्टिक और ट्रेट विल बी स्टडी। ठीक है, ट्रेट्स अंडर स्टडी, तो इसको हम नाम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने जो है उसने तो साथ के साथ जो है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के ऊपर जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अलग अलग से जो है वो एक्सपेरिमेंट किए थे। हम जो है वो एक लेते हैं सीड शेप का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक करैक्टर को डिस्कस करते हैं सीड की शेप को। ठीक है, तो सीड शेप को, तो इसके लिए हम जो है वो ये मैं क्रॉस लिखने लगा हूँ। मेंडल ने जो है वो सीड शेप के लिए जो इंफॉर्मेशन दी थी कि ट्रू ब्रीडिंग, सीड शेप की दो फॉर्म आती हैं, राउंड और रिंकल। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड प्लांट को ट्रू ब्रीडिंग राउंड शेप वाले प्लांट के साथ क्रॉस करवाया था। ठीक है, मोनोहाइब्रिड यानी मोनोहाइब्रिड का मतलब है एक ही करैक्टर को क्रॉस करवाया। तो ये मैं इधर लिखता हूँ पेरेंट जनरेशन P1 इसको बोलते हैं। ये मैंने इधर लिखा है R और इधर लिखा है RR, क्योंकि सीड शेप जो है वो दो तरह की होती है, राउंड और रिंकल्ड। तो राउंड जो है वो डोमिनेंट करैक्टर है, रिंकल जो है वो रिसेसिव करैक्टर है, रिसेसिव फॉर्म है। राउंड के लिए हम कैपिटल, डोमिनेंट के लिए हमेशा जो है वो कैपिटल आता है वो वर्ड। ठीक है, कोई भी हो सकता है, आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम आप जो है वो इसको इंडिकेट करेंगे कि जो डोमिनेंट होगा वो कैपिटल फॉर्म में होगा, जो रिसेसिव होगा वो शॉर्ट फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये राउंड शेप, ये शेप जो थी वो राउंड थी और ये जो थी वो रिंकल है। तो इससे जो गेमेट बने RR और इससे कैपिटल R, तो सिंपली जो हमारे पास F1 जनरेशन, फर्स्ट फेलियल जनरेशन जो थी, तो वो आई है, ये सारे RR ही होंगे, यानी ये डोमिनेंट होगा लेकिन हेट्रोजाइगस। ये डोमिनेंट था होमोजाइगस फॉर्म में, ये रिसेसिव था होमोजाइगस फॉर्म में। ये फर्स्ट जनरेशन जो हमारे पास आई है F1,
वो सारी की सारी हेट्रोजाइगस फॉर्म में डोमिनेंट है, क्योंकि आर इसमें मौजूद है और आर जो है कैपिटल आर जो है ये राउंड के लिए, और राउंड करैक्टर जो है वो डोमिनेंट होगा। अब इसके फर्स्ट उसने जो क्रॉस करवाया था इस तरह, अब उसने F1 का क्रॉस जो है वो इस तरह करवाना है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है इसका मतलब है कि एक ही तरह के प्लांट्स के आपस में फर्टिलाइज होना, यानी एक जैसे प्लांट का। तो दूसरी बात है कि एक ही प्लांट के ऊपर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम F1 का क्रॉस करवाते हैं F1 से R और यहाँ पे R और R, इससे जो गमेट्स बनेंगे R, इसी से भी इस तरह R और शॉर्ट R। तो इसमें 4 पॉसिबिलिटी बनती है। स्केयर में भी हम लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्रॉस करवा सकते हैं कि ये कैपिटल R से फर्स्ट R, और ये कैपिटल R स्मॉल r से इस तरह, और इसी तरह ये स्मॉल r फर्स्ट, ये कैपिटल R से, फिर कैपिटल R जो है वो स्मॉल r से, इस तरह लिखना था। ये कैपिटल R इस कैपिटल R से, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r, ठीक है। और नंबर सेकंड पे ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, और इसी तरह स्मॉल r और स्मॉल r, ठीक है। और ये 4 तरह की हमारे पास जो है वो फिनोटाइप आई हैं, जीनोटाइप आई हैं, और इस 4 जीनोटाइप की वजह से 4 तरह के फिनोटाइप जो है वो एक्सप्रेस होंगी। यहाँ पे दोनों, ये फर्स्ट जो जीनोटाइप है R कैपिटल R, दोनों पेयर कैपिटल हैं। यहाँ पे ये जो है ये डोमिनेंट करैक्टर है। इसमें भी देखें एक R जो है कैपिटल है वो भी डोमिनेंट होगा। इसमें एक R जो है वो कैपिटल, ये भी जो है नंबर थर्ड वन जो है ये भी डोमिनेंट करैक्टर होगा। यानी इसमें ये भी प्लांट्स जो होंगे, ये प्लांट्स ये और ये तीनों जो हैं, ये फर्स्ट वाले तीनों जो हैं ये राउंड शेप में होने, और ये जो नंबर 4th है इसमें दोनों जो है वो शॉर्ट R है, यानी स्मॉल r है। तो ये स्मॉल r इंडिकेशन है रिंकल प्लांट की, तो ये जो है वो रिंकल प्लांट हमारे पास होगा। तो इसमें रेशो जो है उसने तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्लांट्स के ऊपर किया था, लेकिन मैं जो है उसका रेशो लिख देता हूँ कि जैसे ये 3 है 3:1, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग जो है जो राउंड जो शेप थी वो डोमिनेंट थी रिंकल के ऊपर, रेशो उनके दरमियान आई है 3 और 1 की, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स मेंडल्स लॉ, और इसके साथ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।